कुछ लोगों पे मान्यता थोपी जाती है, कुछ मान घराने में पैदा होते हैं, और जिन्होंने मान्यता पैदा की, ऐसे आदर्श कमिश्नर साहब जी को मैं आह्वान करूंगा कि वो इस सदन में जो सेवारत लोग हैं उन्हें सम्मान करें, उसके बाद वक्तव्य करें। सभी लोग पूरे मनोयोग से बैठे रहेंगे, चुपचाप बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा आग्रह निवेदन है। अब मैं आग्रह करूंगा सम्माननीय मैनपुरी जनपद से 2022 में चयनित कुछ छात्र और छात्राएं हैं, मैं उनका आह्वान कर रहा हूं कि यहाँ उपस्थित हों तो आएँ और अपना जो सरकारी सेवा में चयनित है। मैनपुरी से इसी वर्ष एक मोहित राजपूत, श्री राम सेवक, पिता का नाम शशिकांत, श्री मनोज कुमार, ये नवोदय विद्यालय में चयनित हुए हैं। ये अगर हों तो यहाँ मंच पे आ जाएं। एक कुमारी प्रतिज्ञा राजपूत, सनौसी डॉक्टर राजवीर सिंह, ये नवोदय विद्यालय में चयनित हुई है। साथ ही विद्या ज्ञान में भी ये यहाँ उपस्थित नहीं होंगी, शायद ये विद्या ज्ञान में इनका सिलेक्शन हो चुका है, ये जा चुकी है। इनमें से अगर कोई नहीं है तो श्री नवल किशोर राजपूत जी, सनौसी गंगादासरी मंच में है, आए। इनके बाद श्री सुशील कुमार जी, सुशील राजपूत जी, सनौसी राम सिंह जी, ये भी सहायक अध्यापक एलटी में। श्री देश कुमार, श्री गीतम सिंह जी उपस्थित हों। इनका अभी टीजीटी राजकीय विद्यालय में चयन हुआ है, आए अपना पुरस्कार ग्रहण करें। श्री अर्जुन सिंह राजपूत जी, श्री बलवीर सिंह जी, ये हॉल में उपस्थित है। ये पीजीटी प्रवक्ता केमिस्ट्री का इनका सिलेक्शन हुआ है, ये आए। अर्जुन सिंह राजपूत जी, राहुल कुमार जी, श्री प्रमोद सिंह जी, वर्तमान में सहायक अध्यापक पद पर काम कर रहे हैं जी बेसिक में। इनका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हो चुका है, और अभी जो नेट आउट हुआ है उसमें यूपी एसआई में भी सिलेक्शन हो चुका है इनका। राहुल कुमार दीवान सिंह, राहुल कुमार सनौसी दीवान सिंह, सहायक अध्यापक बेसिक में राहुल सिंह दीवान सिंह आ जाए। अखिलेश कुमार, श्री राम किशोर जी, सहायक अध्यापक बेसिक, सिलेक्शन हुआ है इनका। आशीष कुमार, श्री आसाराम जी, आशीष कुमार, श्री आसाराम जी आए, सहायक अध्यापक बेसिक, चयन हुआ है इसमें। डॉक्टर श्री ब्रिजेश वर्मा जी, डॉक्टर श्री ब्रिजेश वर्मा, सनौर श्री बाबूराम जी, इनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लक्ष्मी यदुनंदन महाविद्यालय कानपुर में हुआ है। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय डॉक्टर आर एन वर्मा जी, जिला अध्यक्ष लक्ष्य मैनपुरी।
कितने लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया? बुफे खाया? कोई बुफे बुफे खाया? बुफे का क्या होता है कि हम जाते हैं तो स्टार्टर लगे होते हैं, टिक्की है, हरा भरा कबाब, दही भल्ले। तो लोग क्या है, जिनको पता नहीं होता है वो स्टार्टर ही खा जाते हैं पूरा, बाद में जगह बचती नहीं है, बोलते खाना यार बढ़िया नहीं था। बहरहाल आज मैनपुरी की इस पावन भूमि पर लक्ष्य मैनपुरी द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम के इस अवसर पर मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, मेरे सामने बैठे सभी श्रद्धेय बुजुर्ग, सभी श्रद्धेय महानुभाव, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम शिक्षा के सागर परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी, 1857 की क्रांति की नायिका मां वीरांगना अवंतीबाई लोधी, साहस और शौर्य के प्रतीक अमर शहीद गुलाब सिंह लोधा, आध्यात्मिक चेतना के केंद्र परमहंस परम पूज्य स्वामी केशवानंद जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल मैनपुरी के सभी सम्मानित महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये एयर कंडीशन हॉल आमतौर पर शादियों में बुक होता है, लेकिन हमारे समाज के बेहतर भविष्य के लिए ये हमें उपलब्ध कराया गया है। ऐसे उदार हृदय के हमारे इस भवन के प्रबंधक जी, लक्ष्य के सभी स्वयंसेवक, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हों, जिला पंचायत के सदस्य हों, ग्राम प्रधान हों, या जो भी हमारे व्यवसायी लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए तन मन धन से अपना सहयोग दिया है, मैं उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक और बात जो मैंने यहाँ महसूस की वो ये कि आज इस सदन के अंदर लोधी समाज की एकता दिखाई दे रही है। मैनपुरी जिले का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां के सभी समर्थ, सक्षम और सक्रिय महानुभाव इस सदन में उपस्थित नहीं है या इसमें उनका सहयोग नहीं है। आप सब लोगों ने उदारता के साथ सहयोग किया है लक्ष्य का, और जो आने वाला हमारा भविष्य है, जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं सम्मानित होने के लिए या अपने जीवन में अपने कैरियर को प्राप्त करने के लिए कुछ जानकारियां, कुछ सलाह, कुछ मार्गदर्शन लेने के लिए वो आप सब लोगों के सहयोग के माध्यम से संभव हुआ है। मंच पर बैठे हुए वक्ताओं से और जिन लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिल पाया, उन लोगों से मेरा एक विशेष आग्रह है कि हम अपने उदाहरणों से समाज के सामने एक नजीर पेश करें। उदाहरण के रूप में मैं हमेशा कहता हूं
कि हमें समय का पालन करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग सुबह 8 बजे जगे होंगे, 7 बजे जगे होंगे, 6 बजे जगे होंगे, 9 बजे अपने घर से चले होंगे, 9:30 बजे यहाँ आए होंगे, 9:30 पर चले होंगे, 10 बजे यहाँ आए होंगे। मैं सुबह 4 बजे दिल्ली से चला हूँ। इस कार्यक्रम में आने से पहले आज लक्ष्य ने भोगांव में 3 निःशुल्क लक्ष्य कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया। और 2 दिन पहले मुझे सूचना दी गई कि 3 निःशुल्क कोचिंग तैयार है, आपको उनका शुभारंभ करना है। इस कार्यक्रम का जो समय था वो 10 बजे तय किया गया था। भोगांव से यहां तक आने में 20 मिनट का रास्ता है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं सुबह 9 बजे भोगांव पहुंचूंगा तो ही 9:45 बजे तक वो तीनों उद्घाटन संभव हो सकते हैं, ताकि हम 10:15 बजे तक यहां पहुंच सके। मैं 4 बजे दिल्ली से चला और 9 बजे भोगांव में था। समय से सारे कोचिंग सेंटर्स का शुभारंभ हुआ और जो समय यहां दिया गया था उस समय से थोड़ा विलंब 15-20 मिनट लेट में यहां भी पहुंचे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अनुकरणीय होते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं। आपके क्षेत्र में चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, मिनिस्टर हो, कभी आप ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा ऐसा बने। कोई भी माता पिता ये सोचता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के ऐसा विधायक या ऐसा सांसद बनेगा, कभी सोचता नहीं। हर माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा आगे चलकर इनकी तरह डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा आगे चल करके इनकी तरह एसडीएम बनेगा, मेरा बच्चा आगे चल करके इनकी तरह टीचर बनेगा, मेरा बच्चा आगे चल करके इनकी तरह कमिश्नर बनेगा। क्यों करते हैं हम ऐसा? कभी कभी कहते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल करके ऐसा विधायक या ऐसा रिक्शे वाला बनेगा, कभी कहते हैं नहीं। गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति अपने बच्चों के लिए आदर्श भविष्य ढूंढता है, और आदर्श भविष्य का एक पैमाना होता है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। तो पढ़े लिखे लोगों की पहचान ये होनी चाहिए कि वो खुद कितना समय का पालन करते हैं, खुद कितने डिसिप्लिन है लाइफ में। आपको लोग तभी फॉलो करेंगे, दुनिया आपके कदमों पर तभी चलेगी जब आपका आचरण ऐसा हो, आपका व्यवहार ऐसा हो। तो मैं सभी पढ़े लिखे लोगों से कहूंगा कि प्लीज आप जो है पॉलिटिकल लोगों की तरह कैजुअल मत रहिए कि नेता ने समय दे दिया कि रैली 2 बजे होगी और रात को नेता आया 8 बजे। पढ़े लिखे लोगों की पहचान नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की पहचान है कि अगर हमारा प्रोग्राम 10 बजे शुरू होगा तो डॉट 9:59 पर हम सब हॉल के अंदर होंगे। और अपने इसी व्यवहार से हम जो ये बच्चे हैं 10th में 12th में पढ़ने वाले, उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखो हम कितने डिसिप्लिन हैं। हमारी सक्सेस का ये राज है, इसमें यू मस्ट बी डिसिप्लिन। आप सब लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे भविष्य में। कम से कम इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम में जो कार्यक्रम शिक्षा के लिए होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती, मतलब अगर अनमोल कोई चीज है तो समय। अभी क्या टाइम हुआ है? 2:45। दिनांक 24 जुलाई 2020 रविवार। ये 2:45 का समय सेम दिनांक को कभी दोबारा नहीं आएगा। अगर आपके पास 100 रुपए हैं और अभी चाट पकौड़े खा के आपने खर्च कर दिए तो ये 100 रुपए कल वापस आ सकते हैं। अगर आपकी पैंट या आपकी शर्ट फट जाती है तो आपको कुछ दिनों बाद नई पैंट शर्ट मिल सकती है, बट आप टाइम को कभी रिवाइव नहीं कर सकते।
तो हमें सबसे जरूरी चीज जो सीखनी है, द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ये दुनिया में कभी वापस नहीं आता और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे 11वीं और 12वीं परीक्षा के बाद बहुत सारे बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं। आपको पता होगा कि हम केवल 2 बार ही आईआईटी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर उन 2 बार के अवसर का हमने लाभ नहीं उठाया तो हम कभी भी अपने पूरे जीवन में आईआईटी में जाकर के बीटेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम कभी रिवर्स नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज क्या सीखनी है? वी हैव टू रिस्पेक्ट द टाइम, द वैल्यू ऑफ टाइम। ये सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। शिक्षा के ऊपर बहुत सारी बातें आपने सुनी और आज जो बच्चे यहां पर आए हुए हैं उनमें से अधिकांश बच्चे 75% प्लस हैं जिनको यह सम्मानित किया जाएगा। तो आप बहुत टैलेंटेड लोग हो, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो। हम लोग क्या सिखाएंगे आपको? मैं 56% वाला हूं, मेरे मार्क्स 56% थे, आपके 85% हैं। तो बहुत मुश्किल है अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी को आप सिखाना। बट आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस जो अभी आपके पास नहीं है। जो आज हमारे 10-12 जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ सम्मानित हुए हैं, दे आर रिच इन एक्सपीरियंस, वी कैन नॉट कम्पीट विद देम। हमारे पास कुछ नॉलेज हो सकती है बट एक्सपीरियंस उनके जैसा नहीं है। जो ओल्डर जनरेशन होती है, जो हमारे हमसे पुरानी पीढ़ी है, उससे हम सीखते हैं एक्सपीरियंस कि इन्होंने क्या सीखा, इन्होंने कहां गलती की, इनके क्या क्या रास्ते थे। अगर वो हमें पता चल जाए तो हमारी सफलता कम समय में हमें मिल सकती है, हमें सटीक जानकारी और सटीक दिशा निर्देश मिल सकता है। ऋषभ जी को आपने सुना ध्यान से, उन्होंने सबसे पहली बात आपसे कही थी कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे तो संगठन के काम लक्ष्य है, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, हर इंसान अपने लाइफ स्पेन में अगर सबसे बड़ी एक समस्या से जूझ रहा है तो वो है उसका लक्ष्य। छोटा बच्चा है, पड़ोसी आते हैं, क्या बनेगा आपका बच्चा? मम्मी कहती है डॉक्टर, पापा कहते हैं इंजीनियर, बच्चा कहता है मैं तो बड़ा होकर हीरो बनूंगा। होता डिलेमा है, द्वंद्व चल रहा है। आप कुछ और चाह रहे हो, बच्चा कुछ और चाह रहा है, पड़ोसी कुछ और कह रहा है, माँ कुछ और कह रही है और दोस्त कह रहे हैं छोड़ मस्ती करते, कुछ और कह रहा है। सो दिस इज द विशियस साइकिल। लेकिन फिर भी अगर आदमी 90 साल का है, जैसे हमारे बाबूजी यहाँ बैठे हुए हैं, वो 100 साल के हैं, इनके जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन मतलब जो भी 2-4 साल है सुख शांति से बीते, लेकिन आगे इनका लक्ष्य होगा कि स्वर्ग मिले। क्या मिले? स्वर्ग की प्राप्ति। जो बिजनेस कर रहा है उसका लक्ष्य है कि मेरा बिजनेस और बड़ा हो जाए और ज्यादा पैसे कमाऊं। उसी तरीके से जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसका भी कोई ना कोई लक्ष्य है। ये हो सकता है कि वो अपने लक्ष्य को ना जानता, और किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है अपने जीवन को, उद्देश्य को समझना। फिलोसफी का विषय है, लेकिन एज ए गाइड मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ी चुनौती है लक्ष्य को तय करना कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होगा। आपने नीरज चोपड़ा का नाम सुना? कितने लोगों ने सुना है? नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं?
भाला भाला फेंकते हैं ना, भाला को इंग्लिश में बोलते हैं जेवलिन। ओलंपिक खेल हुए थे अभी इस वर्ष, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और आज एक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है, उसमें भी उन्होंने सेकंड पोजीशन लिए। आज ही ये अमेरिका में चल रहा है, वहां उनको सिल्वर मेडल मिला है। आपको पता है नीरज चोपड़ा बचपन से खिलाड़ी बनना नहीं चाहते थे। नीरज चोपड़ा बहुत मोटे थे। क्या था? मोटे। टीवी पे आप ऐड देखते हो, मैं पहले काफी मोटा था, फिर मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, अब आप मुझे देख सकते हैं। तो वो अपने मोटापे को कम करने के लिए जिम में गए। कहाँ? जिम, वेट लॉस करने के लिए। तो वहां किसी ने उनको सलाह दी, तुम्हारे आर्म्स काफी स्ट्रांग है, शोल्डर काफी स्ट्रांग है, तुम किसी स्पोर्ट्स में जाओ। तो आई थिंक पंचकुला, ये यहाँ पर जो पंजाब में अंबाला के आसपास कहीं के रहने वाले हैं वो, तो हरियाणा वगैरह में खेल का कल्चर थोड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ भी खेल का कल्चर है, कंचे ताश हम भी खेलते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग कुश्ती ये सब ज़्यादा खेलते हैं। उन्होंने जाकर स्टेडियम ज्वाइन किया। एक बंदा वेट कम करने गया, लेकिन उन्होंने ट्राई किया कि कौन से गेम से जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा होता है ना कि चले गए स्टेडियम में और हमने क्रिकेट का बैट ले लिया, क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो उसने जब जेवलिन फेंका तो किसी ने उसको ऑब्जर्व किया कि ही हैज अ वेरी गुड थ्रो, ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म, और फिर उनको गाइड किया कि अगर तुम चाहो तो इस स्पोर्ट्स को खेल सकते हो, जेवलिन थ्रो। एक आदमी जो मोटा था, किसी ने उसको लक्ष्य बता दिया कि तुम्हारे हाथ ठीक हैं, शोल्डर स्ट्रॉन्ग है, तुम भाला फेंका करो। और प्रैक्टिस करते करते न सिर्फ उसका वेट रिड्यूस हुआ, वही बंदा आगे चल करके इंडिया के लिए एथलेटिक्स में ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला पहला व्यक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने सही समय पर सही सलाह दी, लक्ष्य बता दिया। तो आप लोग जानना चाहते हो आपका लक्ष्य? ऐसा तो नहीं है कि ऋषभ जी को देखा नहीं साहब एसडीएम बनेंगे। तो मैं लक्ष्य को लेकर के थोड़ा आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको बता दूं कि कभी दूसरों की चमक दमक को देख करके अपना निर्णय मत लेना। उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे मान लो नीरज चोपड़ा की बात हो रही है। नीरज चोपड़ा ग्रेजुएट ही नहीं है। ग्रेजुएट जानते हो? जो लोग बीए, बीबीए, बीएससी करते हैं उनको ग्रेजुएट बोलते हैं। ही इज स्टिल नॉट ग्रेजुएट। लेकिन उनका ऑरा इतना बड़ा है कि अगर मान लो नीरज चोपड़ा आ जाए तो मैं, ऋषभ जी, गुलाब सिंह जी, हम सारे एसडीएम कमिश्नर भागेंगे, भाई इनकी सिक्योरिटी में कुछ बोलना नहीं। जी 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 सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कौन बड़ा हुआ? हमने इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन एग्जाम पास किया है, लेकिन फिर भी नीरज चोपड़ा के लिए सिक्योरिटी में खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत न हो जाए। तो कौन बड़ा हुआ? नीरज। यस। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी फील्ड में जाकर के अपना कैरियर बना सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाकर के ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। कभी हमारे जहन में ये नहीं होना चाहिए कि नहीं चूहों की दौड़ चल रही है, हम भी जो है बीटेक करेंगे, हम भी बीटेक करेंगे, हम भी बीटेक करेंगे, नोएडा में जाके 10,000 की कंपनी मिल रही होता है। बहुत सारे बच्चे परेशान। तो जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, हम कंफर्टेबल है, हमारी कमांड है, उसी के अनुसार हमें अपने लक्ष्य बनाने चाहिए। सपोज अगर कोई स्टूडेंट पेंटिंग करने में अच्छा है तो निश्चित रूप से उसको पेंटर बनना चाहिए। अगर कोई बच्ची अच्छा गाना गाती है तो शी शुड ट्राई टू बिकम अ सिंगर। अगर कोई लड़का अच्छा दौड़ता है तो उसे एथलीट या रनर बनना चाहिए। किसी का मैथ में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, कमांड है, तो उसे आईआईटी या इंजीनियरिंग ट्राई करनी चाहिए। हमारे जैसे लोग, मैं बीए वाला हूं, बीए पास, मैथ में मैं फेल होने से बचा था हाई स्कूल में। अगर कोई मेरे से बोलता है इंजीनियर बन जाओ तो मैं क्या करता? बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल में धक्का मार के पास हो पाया, लेकिन फिर भी मैंने यूपीएससी पास कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे अंदर किसी न किसी तरह की काबिलियत है। वो काबिलियत
किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हो सकती है, वो काबिलियत पर्टिकुलर विधा की हो सकती है। हमें बस उसको पहचानना है, और उसको कैसे पहचाने, उसमें सबसे बड़ा सहयोग करते हैं हमारे जो एल्डर्स हैं, और हमारे जो पेरेंट्स हैं, और हमारे जो टीचर हैं। 3 लोग। हमारा बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उससे पूछ सकते हैं। हमारा कोई बुआ है, चाचा है, उससे पूछ सकते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं, गुरु जी, उनसे पूछ सकते हैं। या हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कि आप इस फील्ड में करो। मैं आपको केवल 2 चीजें बता रहा हूं कि अपने लक्ष्य के चुनाव में आप 2 चीजों का ध्यान रखें, बहुत आसानी आपको हो जाएगी। पहली चीज है कि आप अपनी जो इनहेरेंट काबिलियत है, हर किसी बच्चे के अंदर एक बेसिक एटीट्यूड होता है जिसको हम बोलते हैं उसकी नैसर्गिक प्रतिभा। हर बच्चे के अंदर होती है कुछ न कुछ। उस नैसर्गिक प्रतिभा को पिता माता भी जानते हैं, हमारे बड़े भाई बहन भी जानते हैं, और बहुत हद तक हम भी जानते हैं। तारे जमीन पर मूवी देखी थी आप लोगों ने? उस बच्चे को मैथ के क्वेश्चन आते, दिन में तारे दिख जाते थे। एक और मूवी आई थी कुछ दिन पहले, उसमें एक बच्ची होती है, वो मैथ में कुछ नहीं आता था उसको, उस मूवी का नाम था मैथ में डब्बा गुल। मतलब वो जो नैसर्गिक चीजें हैं वो उसके अंदर मैथ की नहीं है, लेकिन वो पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकती है। तो सबसे पहले हर माता पिता को और हर बच्चे को ये जानना चाहिए कि हमारे अंदर नैसर्गिक प्रतिभा, बेसिक जो एप्टीट्यूड है, वो किस चीज का है। क्लियर? और ये सबको पता होगा। नहीं पता है तो घर जाके सोचना कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे बड़ी सहज लगती है, कौन सा विषय, कौन सी विधा ऐसी है जो मुझे बड़ी आसान लगती है। आपको जवाब मिल जाएगा।